चलिए नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका रियल क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ठीक है, उसी को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास वही मोलर मास है। ठीक, और उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करने लगते हैं। कोई कष्ट तो नहीं है उसमें, एकदम क्लियर है सब लोग को। आप डालिए नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन समझाते हैं आपको। नंबर ऑफ मोल्स, ये चीज आज हमारा टारगेट है, नंबर ऑफ मोल्स का, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कैलकुलेशन, बहुत सिंपल है। जरा सोचो सबसे पहले तो कि आपने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर मैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन ले लूं तो वो किसके बराबर हो गया? 1 मोल के। और आसान समझो, ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मार दी, मतलब कितने रन? 100। जहां सेंचुरी का मतलब हो गया वो 100 हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे हमने एक ये पेन का पूरा बॉक्स आता है, उसमें 12 पेन होते हैं। कितने होते हैं? 12 पेन होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? 1 दर्जन पेन है, सिंपल 1 डजन पेन बोलते हैं। तो जहां दर्जन की हम बात करते हैं वहां अपने आप क्या हो जाता है? 12। जहां हम सेंचुरी की बात करते हैं वहां हो जाता है 100। तो जहां हम मोल की बात करेंगे वहां हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 किसी भी चीज का। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल, ठीक है, इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल। अब ये पार्टिकल अगर आपको बोल दिया जाए तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है, किसी भी चीज के एटम, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 मोल। आ गया समझ में? वो एटम्स चाहे हाइड्रोजन एटम्स हो, चाहे वो नाइट्रोजन एटम्स हो, चाहे वो सोडियम एटम हो, चाहे वो गोल्ड के एटम हो, ठीक है, AU लिख देता हूँ, गोल्ड एटम हो, कोई के भी एटम हो, तो वो कितने हैं? कंसेप्ट क्लियर? बात क्लियर? बन गई। मतलब आपका तो पार्टिकल होना चाहिए, और पार्टिकल मैंने समझाया था वो क्या होता है, जल्दी बोलो। एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने ये दूसरी लाइन आपको दी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स है, अरे वो किसी भी चीज से मॉलिक्यूल हो, CO2 के मॉलिक्यूल हो, चाहे वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो, चाहे वो पानी के मॉलिक्यूल हो, चाहे वो मैथेन के मॉलिक्यूल, किसी भी चीज के मॉलिक्यूल हो, बस मॉलिक्यूल होने चाहिए, तो वो भी क्या बन जाएगा? 1 मोल। तो 6.022 टू द पावर 23 पार्टिकल्स अगर मान लो है तो उस वो वैल्यू कहलाती है 1 मोल। अगर मेरी क्लास में 6.022 10 टू द पावर 23 स्टूडेंट हो जाए, मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, इतनी तो अर्थ, इसमें तो पॉपुलेशन यूनिवर्स की भी नहीं है। अर्थ की पॉपुलेशन भी अभी इस समय ज्यादा से ज्यादा 7.5 अरब है। ठीक है, और ये क्या है? 10 की पावर। तो यूनिवर्स तो मैंने नहीं समझ सकता, लेकिन अर्थ तो मैं बिल्कुल अनडाउटेडली कह सकता हूँ कि अर्थ पर तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है। समझ गए? तो भैया 1 मोल गलती से बोल दिया जाए कि यार मेरी क्लास में 1 मोल स्टूडेंट है, मतलब सब लोग मिलकर मुझे मारने लगेंगे। समझ गए? तो 1 स्टूडेंट और 1 मोल स्टूडेंट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, चलो लिखो फटाफट, लिखते जाना तो अच्छा रहेगा।
अगर मान लो मैं आपसे बोल दूं, फटाफट लिखना है साथ में, अब अपने को स्पीड भी बढ़ाना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन हो गए? तो जहां भी 6.022 इंटू 10⁻23 दिखे, मतलब उस सब्सटेंस का 1 मोल कितना होता है। तो 1 मोल का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक, अब बताओ, अगर मान लो आपको 10 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 10 से। तो 10⁻24 हो जाएगा, मतलब ये 10 मोल बन गया, ठीक है ना। तो बताओ, नंबर ऑफ मोल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर को एन लिखते हैं, एन फॉर नंबर, ए फॉर एवोगैड्रो। 6.022 इंटू 10⁻20। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, ठीक है। जैसे मान लो मैंने दे दिए इतने, ये देखो इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया 24 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन दे दिए, और पूछा कितने मोल, तो इससे डिवाइड किया तो अपने आप कितना मोल आ जाएगा? 10 मोल। तो 10 मोल हो गया क्लियर सबको। तो इस तरह हम बहुत सिंपल वे में मोल को समझ सकते हैं। मोल की पहली डेफिनेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब देखो दूसरी डेफिनेशन पर चलते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, अगर मान लो मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये मेरी अंगूठी है 10 ग्राम की सोने की, तो इसमें कितने मोल होने चाहिए? अब दिमाग में लगाया कि यार सोना, गोल्ड, गोल्ड तो एटम से बनता, मॉलिक्यूल से तो नहीं बनता, ठीक है। तो आपको सब्सटेंस पर ध्यान देना कि वो किससे बना है। तो सपोज हम नंबर ऑफ मोल्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपान, अब ध्यान देना, यदि ये आपका सब्सटेंस लेता है कंपोज्ड ऑफ एटम, व्हेन सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ एटम, ये तो हम यहां पर यूज कर लेंगे एटॉमिक वेट। वो भी किस में यूज करेंगे? ग्राम में। कल समझा ही दिया मैंने, जो एएमयू है उसी को आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम एटॉमिक वेट हो जाता है ना। तो ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा मोल का। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, एंड द सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ एटम, देन, ठीक है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1080 ग्राम ऑफ सिल्वर, सिल्वर कितना? सिल्वर 1.08 किलोग्राम, 1.080 किलोग्राम। कितने किलोग्राम सिल्वर आपने खरीद ली? 1 किलो सिल्वर है ये लगभग, ठीक है। और उसमें आपको मोल्स निकालने हैं। तो सिल्वर क्या है? सिल्वर एटम से मिलकर के तैयार हुआ है, वो से तैयार हुआ सिल्वर, उसके अलावा उसमें कोई दूसरी चीज नहीं है, सिल्वर है। तो सिल्वर का एटॉमिक मास, बोले सर वो हमें याद नहीं है, तो सिल्वर का एटॉमिक मास आपको ध्यान रखना है 108 होता है। एटॉमिक मास सिल्वर का होता है 108, ये होता है। तो अब बताओ कितना आसान है।
नंबर ऑफ मोल्स, ये फार्मूला लगाया अपन ने, कितना दिया है, ठीक है, और एटॉमिक मास कितना है 108, कितने मोल हो गए 10 मोल। तो आपका ये आंसर आपको क्लियर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स 1080 ग्राम्स दिए है, मालिक एटॉमिक वेट 108 है, ये 10 मोल्स हो गए, 10 मोल्स। तो इसका मतलब 1080 1080 ग्राम में कितनी सिल्वर होनी चाहिए, 10 मोल्स। आ गया क्लियर। अच्छा, अब इसमें मोल्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, इस मोल्स की जगह जल्दी बोलो, लिख सकते हो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 10 में आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गए, एटम्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर के एटम। अगर आपसे पूछे कि मैंने तुमको 1 किलोग्राम, ये 1.08 किलोग्राम मैंने सिल्वर दे दी तुमको, इसमें बताओ कितने एटम्स हैं, तो आप पहले क्या निकालोगे, और मोल्स को ये जानते हो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इतना आपके क्या आ जाएंगे, सिल्वर के एटम्स उसके अंदर होंगे। आ गया समझ में, सिल्वर के एटम्स कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए, तो कितना सिंपल है, ठीक। तो अब आप जब सिल्वर के लिए गोल्ड, सोडियम, कोई भी एटम हो, कोई भी मेटल हो, उसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो उसको। एक एग्जांपल सफिशिएंट है, हटा दें इसको। तो ये अब तीसरा पॉइंट, इफ योर सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना है, मान लो आपका कोई सब्सटेंस, तो ध्यान से सुनना, यदि मॉलिक्यूल से बना है तो वेट ऑफ सब्सटेंस अपान, यहां पर आप क्या यूज करोगे, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हम यहाँ पर यूज करेंगे, और हम मॉलिक्यूलर वेट अच्छी तरह से कल समझ चुके हैं। क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कितना सिंपल है, तुमने ग्लूकोज का डिब्बा लिया और 18 ग्राम ग्लूकोज तोल लिया, ठीक है, वे किया, और उसको चम्मच में लेके आपने खा गए ग्लूकोज। अब मैं पूछूं कि 18 ग्राम ग्लूकोज खाया तो कितने मोल खाया आप, तो बस ये लगाना ना फार्मूला, क्या लगाना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, कितना दिया है 18 ग्राम, और ग्लूकोज का फार्मूला तो सबको याद है ना, C6H12O6, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 कल ही कैलकुलेट किया अपन ने, तो 180 से अपन ने डिवाइड किया, बताओ कितने मोल आ गए आप लोग, ये आंसर आ गया आपका 0.1 मोल, 0.1 मोल खा गए, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यार तुमने 18 ग्राम ग्लूकोज खाए, तो बताओ ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल खा गए। तो अब आपको बस यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ये 0.1 और मोल की जगह क्या रख देना है, जल्दी बोलो, मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये आपके क्या आ जाएंगे, बोलो, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ग्लूकोज के मालिक, इतने मॉलिक्यूल्स आप ग्लूकोज आपने खा गए, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ गए आपके, कर लेना कैलकुलेट। तो अभी मैंने दो बातें बताई, ठीक है, पहले मोल निकालना, और मोल से फिर मॉलिक्यूल्स निकालना। हो गया क्लियर, ये दूसरा पॉइंट आपको, चलो बढ़ा दें आगे। मल्टीप्लाई कर दे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, 0.1 है ना ये, तो ये आ जाएगा, ठीक। अगला, जैसे सपोज क्वेश्चन में आपको देता हूं, कैलकुलेट द, ध्यान दीजिए अब, नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, ये पहला क्वेश्चन।
58.5 ग्राम NaCl। मोल्स के बाद मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछ लिए, मॉलिक्यूल्स NaCl मॉलिक्यूल पूछ लिए। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया Na आयन, नंबर ऑफ Na आयंस पूछ लिए, Na आयंस कितने, ठीक है। मैंने चौथा क्वेश्चन पूछ लिया नंबर ऑफ Cl आयंस। ये 4 मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको 2-3 चीजें बढ़ा दी। क्या क्या बढ़ा दी? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ये स्टेप पहली। इसको निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना ही पड़ेंगे आपको। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 58.5 ग्राम दिया आपको। 58.5 ग्राम डिवाइडेड बाई NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो 23 प्लस 35.5 दोनों ऐड करो तो ये आ गया, तो ये आ गया आपका 1 मोल। मतलब 1 मोल NaCl। पहले वाले का आंसर आपका आ गया क्या? ये पहले वाले का आंसर आ गया 1 मोल। कोई दिक्कत? नो, आ गया समझ में? पहले वाले का आंसर कितना है? ये क्वेश्चन पहला वाला। तो 58.5 का मतलब 1 मोल। इसका मतलब क्या? जब भी मॉलिक्यूलर वेट के बराबर वेट दिया जाए, ये देखो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर वेट ही आपको दिया जा रहा है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये आपको वेट दिया जा रहा है। तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर वेट क्या होता है हमेशा? किसी भी चीज का। टेंशन खत्म, ठीक। तो लिख लेना कि भाई मॉलिक्यूलर वेट के बराबर जो वेट है वो हमेशा क्या होता है? 1 मोल होता है किसी भी चीज का। तो वेट इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 1 मोल हमेशा, ठीक है। अब परमानेंटली इस बात को आपको अप्लाई करना है। तो ये अगर मान लो मैंने 58.5 ग्राम दिया, आपके माइंड में एकदम आ गया यार Na23 Cl 35.5 58.5, सीधा ओरली सॉल्व हो गया 1 मोल, ठीक है। तो कोशिश सब ज्यादा से ज्यादा करें, बिल्कुल तुरंत सॉल्व कर दे बिना पेन के। नेक्स्ट है, अब बताओ NaCl मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन, जब आपके पास ये 1 मोल आ गया और मुझे NaCl का मॉलिक्यूल निकालना, ये पूरा NaCl का मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर 1 × 6.022 × 10⁻23। तो NaCl मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे? इतने NaCl मॉलिक्यूल। अब जरा सोचो, ये इधर देखना, अब लिखना बंद करके। NaCl का एक मॉलिक्यूल, NaCl का एक मॉलिक्यूल 2, 3, 4, 100, 1000, लाख और कितने? कितने? वो क्या हो गया बोलो? तो अब NaCl के एक मॉलिक्यूल में ध्यान देना, ये ब्रेक किया, एक क्या आया? Na आया, और एक क्या आया? समझ गए? तो यदि NaCl के एक मॉलिक्यूल में एक Na आयन है, यदि NaCl के 1 मॉलिक्यूल में 1 Na आयन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने Na आयन होने चाहिए? जल्दी बताओ। इसका आंसर भी कितना? 6.022 × 10⁻23। समझ आ गया? एक NaCl है, उसमें एक Na आयन है, तो 10 NaCl में 10 होंगे, तो इतने NaCl में कितने Na आयन होंगे? उतने ही होंगे कि नहीं होंगे? समझ आ गया? फिर से देखो, NaCl है, इसमें एक Cl आयन है, तो इतने NaCl में कितने Cl आयन होने चाहिए? उतने ही होने चाहिए। तो Cl आयन भी कितने आ गए? 6.022 × 10⁻23। और ध्यान देना, इसको कैसा लिख सकते हो? 1 मोल। मतलब मैं इसका आंसर ऐसा भी दे सकता हूँ 1 Na, इसका आंसर भी मैं क्या दे सकता हूँ? 1 Na, और इसका आंसर भी क्या दे सकता हूँ? 1 Na। Na मतलब सोडियम नहीं, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो कई बार तुमको आंसर ऐसा लिख देते हैं 1 Na, Na/2, इस तरह से 2 Na, इस तरह से दे देते हैं ना। तो इस तरह से लिखने की प्रैक्टिस भी आप कर लो। बताओ, क्लियर हो गया है पॉइंट आपको? तो क्लीन कर दो अब इसको। आपको क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, और सिंपल क्वेश्चन आया है, मैं दे रहा हूं।
क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2.4 N3-1 आयन। बच्चों N3 का मतलब होता है, सब जानते हैं क्या होता है? N2 नहीं है, N3-1 एजाइड आयन कहलाता है, इसको बोलते हैं एजाइड। ठीक है, एजाइड आयन। एजाइड आयन ये सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है। ठीक है, अब जब तुम आयन निकाल सकते हो, जब तुम आयन निकाल सकते हो तुम इलेक्ट्रॉन भी तो निकाल सकते हो। सिंपल है, जरा सा सोचने से वो सॉल्व हो जाएगा। सोच के देखिए, सोच के देखिए क्या आता है। क्या है आंसर? अब स्टेप लेना है कि भाई करना क्या है इसमें। आपने कर लिया कि नहीं आ पाया? चलिए कितना सिंपल, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। पहले सोचा कि यार नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पर इसमें स्टेप्स आपको कितनी लेना मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहली चीज तो तुम निकाल लो इसमें कितने मोल्स आ रहे हैं। 2.4 ग्राम नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे ग्राम लिख लेना, ग्राम 2.4 ग्राम। तुमने कोई ने बोला ही नहीं कि सर यहाँ पे ग्राम लिखना भूल रहे हैं। 2.4 क्या ग्राम। तो ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना दिया है, कितना 2.4 ग्राम, ये तो वेट दिया। अब आपको ये मॉलिक्यूल है, ये एटम नहीं रहा। इसको एटम होता तो अकेला नाइट्रोजन एटम देता, एक सिंगल एन, पर यहाँ तो N3 माने 3, जैसे O3 ओजोन, O2 ऑक्सीजन, N3 एजाइड हो गया, और उस पर भी चार्ज कितना दे दिया। ठीक है, माइनस। अब ध्यान से सुनना, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कितना आएगा बताओ। मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, और क्या आ गया, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, बोलो 21। एक काम करो, 2.4 की जगह क्या कर दो, 2.1 कर दो। ठीक है, आसान हो जाएगा। ठीक है, आसान करने के लिए तो 2.1 कर दो, ये आ गया 21। तो ये क्या आ गया बोलो, 0.1 मोल, ये आ गया। ये क्या है, 0.1 मोल क्या है, N3 नेगेटिव आयन के 0.1 मोल हो गए। आगे क्या समझ में, ये 2.1 इसलिए करा दिया मैंने कि कैंसिलेशन आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों 0.1 मोल आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अब दूसरे पॉइंट पर जाना। दूसरा पॉइंट ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले ये भी निकाल लो, मोल को मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये क्या आ जाएगा, N3 आयन की संख्या आ जाएगी। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 N3 नेगेटिव आयन ये आ गए आपके। ये मोल्स में आए और ये नंबर ऑफ आयन्स में आ गए। ये मोल्स में, ये देखिए मैंने मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N3 नेगेटिव आयन, जरा सोचो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बोलो, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। कितने नाइट्रोजन है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। और ये क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन। तो माइनस करोगे कि प्लस, तो कई जगह बच्चे माइनस कर देते हैं, भूल जाते हैं, -1 लिख दिया। अरे भाई इलेक्ट्रॉन ऐड करने, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर आ गया है।
ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कितना हो गया, 21 प्लस 1, 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 22 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया, नहीं आया? नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन इंटू 3 प्लस 1, ये एक और इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना हो गया, -1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए। अब बताओ तीसरा स्टेप लेना, आपके पास कितने आयन है ऐसे, आपके पास कितने आयन हैं और एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और आपके पास कितने आयन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल क्या हो गए, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया, 22 आपके एक आयन में है और आपके पास आयन इतने हैं, मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻²2, ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम, अरे देखो तुम लोगों ने बहुत बढ़िया कैच किया, मेरे दिमाग घूम गया मेरा, मैंने 14 नहीं लिख के कितना लिख दिया, 7। ओहो, तो कितना हुआ, 42, यानी 42 था, ठीक है, 42, 42, ये पूरा चेंज हो जाएगा यार, पूरा चेंज हो जाएगा। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, बहुत देर बाद ध्यान आया कि देखो ये कितनी बड़ी सीधी मिस्टेक कर दी। 7 की जगह कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है और 14 एटॉमिक मास है, तो ये आपका 14 से मल्टीप्लाई करिए 3 को, ठीक है, कितना आ गया, ये 42। तो अब कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लो, वो तो पूरा का पूरा यहाँ पे फिर वो ये रख देना, सॉल्व करते जाना, ठीक। 1/20 हो गया ना, कितना हो गया, 21 दूनी 42, 1/20, ठीक। तो 1/20 मतलब हो गया 0.005, तो 0.005 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 0.05 से, है ना, 0.05 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, पूरा मामला बदल गया। आ गया समझ में, ये बहुत बड़ी सिली मिस्टेक थी, मतलब आप सही करते जा रहे हो, पूरा आप कर सही रहे हो, लेकिन आपने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लिख दिया, ठीक है, बाकी सब सही हो रहा है, पूरी मेहनत बेकार हो गई, क्वेश्चन भी बेकार हो गया, गलत हो गया। और बहुत अच्छा है, ऐसी सिली मिस्टेक भी होते रहनी चाहिए, तो अपना मन लगा रहता है कि यार गड़बड़ ना हो जाए। हो गया क्लियर कि नहीं, आप कर लोगे? तो बस नंबर आप यहाँ पर आयंस निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सामने मैंने कैलकुलेट कर ही दिए थे, कितने आए थे, 21, है ना, मल्टीप्लाई कर देना, कैलकुलेट किए थे ना आपने, 21 प्लस 1 22, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनसी आयन 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 प्लस 1 है इक्वल टू, ये हो गया 22 को इससे ये पूरा रखना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन नेचर आपका, मतलब कैलकुलेशन नेचर आपका फास्ट होना चाहिए। जैसे कल ही मेरे पास एक बच्ची का फोन आया था, मैंने आपको बताया भी था कि वो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन था वेवलेंथ का, वो कैलकुलेशन उसके बहुत बड़े थे और मतलब नियरेस्ट आंसर थे, तो उसको आते हुए उसने गलत कर दिया वो क्वेश्चन, आता हुआ, मतलब उसमें दिक्कत कुछ भी नहीं थी कि उससे नहीं बन रहा है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ गई,
कुछ गलत कर दिया, 21.9 कर दिया 219 को, जबरदस्ती में क्वेश्चन गलत हो गया। हुआ कि नहीं क्लियर सबको? तो नंबर ऑफ मोल से आप किसी भी चीज में, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना, फिर नंबर ऑफ आयंस निकालना, ठीक है, फिर नंबर ऑफ एच आयंस निकालना, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, फटाफट सॉल्व करिए। कितना टाइम? देखो इधर 98 ग्राम दिया है, तो मोल्स निकालने के लिए तो सीधा 98 मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना? H2SO4 का 98, तो बस सीधा आ गया आपका आंसर 1 मोल, तो 1 मोल आ गया। अब नंबर ऑफ आयन, तो सोचो H2SO4 में H आयन 2 है और सल्फेट आयन 1 है, टोटल आयन कितने हो गए बोलो? समझ आ गया? तो आंसर हो गया 3 मोल आयन। ध्यान से सुनना एक एक बात, 2 H आयन है और एक क्या है? सल्फेट आयन। H2SO4 को अगर आप आयनाइज करोगे तो 2 H आयन मिलेंगे और एक सल्फेट आयन। अरे यही तो लिखते हो कि नहीं, जरा देख लो, 2 H आयन है और एक, टोटल आयन कितने हो गए बोलो? 3, तो 3 मोल H आयन हो गए। और आपको मोल्स नहीं पूछा, नंबर ऑफ आयन पूछे, तो क्या करिए, मोल की जगह इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आ गया समझ में? पहले आया 1 मोल H2SO4, ये लिखा है 1 मोल H2SO4। 1 मोल H2SO4 में कितने मोल H आयन होने चाहिए? देखो 3 मोल H आयन। और बच्चों मोल की जगह आप क्या लिख सकते हो? जल्दी देखो, एवोगैड्रो लिख सकते हो कि नहीं? तो नंबर ऑफ आयन अच्छे से, भैया इनको बहुत अच्छे से सुनना समझना, इनमें गलती बहुत जल्दी होती है और अपन क्या है, फिर गलती हो जाती है, कैलकुलेशन किया तो फिर गुस्सा आने लगती है। जैसे अब भी 14 की जगह 7 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर H आयन 2, सल्फेट आयन 1 माने 3 मोल है, तो ये लिख दिया मैंने 3 मोल आयन। मोल की जगह क्या लिख सकते हो बताओ? एवोगैड्रो। तो बस ये आपके आयंस हो गए। यहाँ पर टर्म देखो, यहाँ पर टर्म है 3 मोल आयन और यहाँ पर टर्म है 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आयन। मोल नहीं लिखा मैंने। एक एक वर्ड बिल्कुल आप खोल के समझिए, बिल्कुल खोल के समझिए। अब बताओ H आयन कितने आने चाहिए? 2 और ये है 3, समझ गए? बात समझ आ गए? तो H आयन 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 H आयन आ जाएंगे आप। ये आपका आंसर हुआ ये वाला।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान से सुनना, H2SO4 में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। हाँ, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। हाइड्रोजन में 1 × 2, सल्फर में 16, ऑक्सीजन में 8 × 4, क्या आ गया टोटल? आप 32, 16 कितने हो गए? 50, 8 32 है ना, ये 32 और 16 कितने हो गए? 48 है ना, और 2 50। तो बच्चों फिर ध्यान से देखना, गलती मत करना, इसको देखो, ये आंसर लिख रहा हूं मैं इसका। 3 मोल आयन आपके, ये 1 मोल H2SO4 है, 1 मोल H2SO4 है, तो आप यहाँ पे 1 में कितना आ जाएगा? 50 मोल्स। इसका आंसर आ जाएगा 50 मोल्स इलेक्ट्रॉन, 50 मोल इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, और मोल को रिप्रेजेंट करना इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर ये है 50 × 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो ये लिखने का तरीका देख लो, यहाँ पे आपने 50 मोल लिखा है, पर आपको ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन देखो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछते मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आंसर होता 50 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 50 मोल। अरे एक में कितने? 50, ये कैलकुलेट किया ना आपने। और मोल में कितने? एवोगैड्रो, तो 50 × एवोगैड्रो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 50 Na, 50 Na इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट मोल के टर्म में नहीं पूछा। हाँ, वो पूछता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप आंसर देते 50 मोल। तो एक एक वर्ड समझ आ गया कि नहीं आपको? आ गया एक एक वर्ड समझ में? तो ये काफी ज्यादा, अब ये इसका आंसर हो गया। ये देखो, ये इसका आपसे पूछा ना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोल्स की जगह आप क्या रख सकते हो? एवोगैड्रो। ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है, ठीक है। इसमें आगे बढ़ा दूं, नंबर ऑफ टोटल एटम्स बताओ मुझे, कितने में नंबर ऑफ टोटल एटम? आगे मोल्स नहीं बोला, बात समझना, नंबर ऑफ टोटल एटम। तो अब H2SO4 के एक मॉलिक्यूल को ये लिखा, और एटम देखो, हाइड्रोजन, सल्फर का, ऑक्सीजन का, टोटल कितने हो गए? एक में 7 एटम, एक मॉलिक्यूल। जैसे एक पेन में एक ये और एक ये 2, उसी तरह एक H2SO4 में 7 एटम है। और आपके पास कितने H2SO4 है जरा देखो, 3 मोल नहीं, 1 मोल, 1 मोल। और 1 मोल का मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा 7 मोल H, 7 मोल एटम। और मोल की जगह आप रख सकते हो 7 × 6.022 × 10⁻23 एटम। ये आपका इसका आंसर है, टोटल एटम। अगर मोल के टर्म में पूछा जाता तो हम आंसर देते 7 मोल्स एटम, लेकिन मोल के टर्म में नहीं पूछा है, एटम्स के टर्म में पूछा है, तो 7 × मोल की जगह रखते। समझ आ गया कि नहीं? थोड़ा सा कैलकुलेशन भैया समझना, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो काम नहीं बन पाएगा हमारा। इन क्वेश्चनों में स्लिम स्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इन क्वेश्चनों में स्लिम स्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं।
कभी कभी एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, कभी एटॉमिक मास, कभी मॉलिक्यूलर मास, इनमें कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी मोल और उसमें। तो मैंने आपको एक एक बात इस पर समझाई कैसे इसे पहचानना है। आप पहचान लेंगे अब अच्छे से कि नहीं? बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी आया है, ये क्वेश्चन आपको यूरिया के लिए भी आया है, ठीक है। तो जितना आप चाहो उतना कर सकते हो, सिंपल है। और ये क्वेश्चन इस साल आपके लिए 10 ग्राम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। 10 ग्राम आपने ले लिया यूरिया, 10 ग्राम आपने ले लिया, ठीक है, ग्लूकोज 10 ग्राम आपने ले ली शक्कर, ठीक। तो मतलब बता रहा हूं कि आपको भैया मोल कंसेप्ट तो बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। मोल कंसेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। तुमने एक मोल का वॉल्यूम पढ़ा है कभी? कितना होता है एसटीपी का? किसको याद है? एक मोल का वॉल्यूम एसटीपी का? बहुत बढ़िया, 22.4 लीटर। एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, बट वो किस पर होता है? एसटीपी पर। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एसटीपी का मतलब समझाता हूं। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो स्टैंडर्ड टेम ये फॉर गैस, फॉर गैसियस स्टेट। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हम लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं? गैस के लिए। तो टेम्परेचर जो होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन होता है, और इसमें जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पर ये किस स्टेट के लिए है? ठीक है, गैसियस स्टेट के लिए। ध्यान देना बच्चों। पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा सबने? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो आर का वैल्यू सब जानते हैं कितना होता है? जल्दी बोलो। ये होता है आर का वैल्यू। टेम्परेचर आपका ये हो गया, प्रेशर आपका ये हो गया, और एक मोल का वॉल्यूम निकालना है। एन का वैल्यू कितना ले लूं? 1 मोल ऑफ गैस। एक एक बात ध्यान से सुनना। 1 मोल ऑफ गैस ले लिया, ठीक है। अब बताओ, सारी वैल्यू है तुम्हारे पास। प्रेशर 1 है, वॉल्यूम तुमको निकालना है, एन 1 है, आर कितना हो गया? 0.0821, और टेम्परेचर हो गया 273। आप मल्टीप्लाई करके इसको इसमें मल्टीप्लाई करके मुझे वॉल्यूम निकाल के बताओ कितना आता है एक मोल से। मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? इतनी देर लगेगी? अरे करने की जरूरत क्या है भाई? 22.4 लीटर। अभी तुम ही तो बोल रहे थे एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो मैंने मोल कितने रखे? ये देखिए, 1 मोल। आर सबको मालूम है भाई, गैस कांस्टेंट 0.0821। इसका वैल्यू याद करना है। वैल्यू कई बार दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता। सबको वैल्यू याद है कि नहीं? 0.0821 किसमें है ये देख लो, नहीं तो आर रख दो। बोले सर हमने तो ये पढ़ा 8.314, ये होता है जूल पर केल्विन पर मोल। ये जूल में है। कितना है ये? 8.74 जूल में।
और एटमॉस्फेयर में 0.0821। ये दोनों याद रखना है, ये कभी दिए नहीं जाते यार, ये ऐसा कांस्टेंट है कि इसका वैल्यू कोई दे तो गलत है, याद ही रहना चाहिए। 0.0821 मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इधर ध्यान से देखना। प्रेशर कांस्टेंट है ये देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है ये देखिए, नंबर ऑफ मोल कितने लिए आपने, 1 लिए, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना आ गया, कितने प्रेशर पर, और टेम्परेचर, ये बोलते हैं इसको क्या, एसटीपी। तो एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। अब बोलते सर कौन सी गैस, अरे कोई सी भी गैस, दुनिया की कोई सी भी गैस, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो गैस कौन सी है, कोई सी भी गैस। तो स्टेटमेंट लिखिए, मैं इसको क्लियर कर दूं, लिख लिया तुमने। स्टेटमेंट एट एसटीपी, पहली चीज, एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस, अरे आपको जो H2 लेना हो H2 ले लो, हीलियम लेना हो हीलियम ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ओजोन ले लो, कोई भी ले लो, ये सब गैस है। अरे भाई ये गैस है, H2O भी ले सकते हो गैसियस फॉर्म में, पेपर फॉर्म में H2O भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं तो बोले सर H2O तो लिक्विड है, गैस तो नहीं, पेपर फॉर्म में ले लिया आपको, ठीक है। तो बच्चों कोई भी गैस हो, ये कोई भी गैस हो, से फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। At STP 1 mole of any gas occupying 22.4 liter volume, या 22.4 लीटर, इसको आप सीसी में लिखना हो तो सीसी में लिख दो, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर, ध्यान दे देना, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, इसी को बोल सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ml को ही क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर का सी और क्यूब का सी, सेंटीमीटर का सी और क्यूब का सी, तो इसको ही हम क्या बोल देते हैं, 1000 सीसी। अरे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, तो ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये तीनों का एक ही मतलब होता है, नहीं तो तुम कभी परेशान हो कि यार ml तो ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब और सीसी, सीसी कहीं ये तो नहीं, ठीक है, कांच की सीसी बोले घर में, उसमें तो दवाई रखी थी। तो सेंटीमीटर मजाक करते रहता हूँ थोड़ा बहुत, तो पढ़ने में अच्छा लगता है, हंसते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। चलिए तो बात समझ आ गई। तो आपको 22,400 ml लिखिए, चाहे सीसी लिखिए, चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, या 22.4 लीटर लिखिए, पर कितने का वॉल्यूम फिक्स है, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, कोई भी गैस हो। बट क्या याद करना है, एसटीपी, और मैंने आपको फार्मूले से उसे सॉल्व करके भी बतला दिया है कि कैसे वो आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर, इन लीटर, ये अपन ने लीटर में ले लिया, तो आप इसे डिवाइड करिएगा 22.4 लीटर, क्योंकि लीटर लीटर लेना, और अगर एमएल में दिया है तो यहाँ पर एमएल ले लीजिए, है ना।
आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तरह अपन ये नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम दिया जाए। जैसे आपको मान लो मैंने 1 मोल दिया, तो अपने आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4, 10 मोल दिया तो 224 लेकर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। आ गया समझ में? जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन आपको दिया, ये आया भी है आपको, कैलकुलेट द, ध्यान देना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 at SPP produced by 100 gram of calcium carbonate। आपको 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया जा रहा है, ठीक है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया जा रहा है। तो उस कैल्शियम कार्बोनेट से आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम प्रोड्यूस होना चाहिए एसपीपी पर? तो क्या करना होगा? देखो इधर स्टेप समझना है। ये कुछ रिएक्शन लग रही है कि कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो CaO बन गया और CO2 निकल गई। ये देखो ये CO2 आ गई, प्रोड्यूस्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोड्यूस्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बात समझ में? ये CaCO3 को आपने गर्म किया तो CaO बन गई, CO2 बन गई। इधर देखो सब लोग, ये 1 मोल है तो ये भी 1 है तो ये भी 1 है। जब कुछ नहीं लिखा हो तो अपन 1 1 लिख देते हैं। हाँ, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या है? 1। कुछ नहीं लिखा मतलब 1। अब रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं देखते? तो ये रिएक्शन बैलेंस है ना, बैलेंस है, कंप्लीट बैलेंस है। तो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो थोड़ा बैलेंस कर लेना, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। पहली बात, रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, पढ़ने का तरीका देखिए, इसके 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मिल रहा है? 1 मोल। बात समझ आ गई? इसका 1 मोल इसके 1 मोल से मिल रहा है। मतलब दिमाग लगाया कि यार इसका मोल पता लग जाए तो इसका मोल पता लग जाएगा। 1 मोल से इसका 1 मोल, अगर मान लो मेरे पास 5 मोल ये होते तो ये कितना बनता? 5। आ गया ना समझ में? तो बच्चों आपको कितना दिया है? 100 ग्राम। तो अब सबसे पहला वाला फार्मूला, तीसरी बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो वेट कितना दिया है? 100 ग्राम। और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट तो निकालो कितना आता है। मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन है 16, इंटू 3 सब ऐड करना 100। ठीक है, समझ आ गया? कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 और सबको ऐड करो, ये हो गया 48 प्लस 12 60 प्लस 40 100 हो गया। 100 ही ये हो गया। अब बताओ कितने मोल हो गए? अब बताओ ये कितने मोल? ये आ रहा है 1 मोल। कैल्शियम कार्बोनेट का आपके पास कितना मोल है? भाई यदि ये पेन 1 रुपए में आता है और आपके पास 1 ही रुपए है, दुकानदार से पूछा ये पेन कितने का है, वो बोल रहा है 1 रुपए का, तुमने जेब में टटोला 1 ही था, तो तुम्हारे पास 1 रुपया, ये पेन 1 रुपए का, कितना आएगा एक पेन? तो बच्चों 100 ग्राम दिया है, 100 ग्राम को किसमें बदल दिया? मोल में। कितना मोल आ गया? और रिएक्शन क्या बोल रही है? दुकानदार है, दुकानदार बोल रहा है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 मिलेगी, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 मिलेगी। तुम्हारे पास कितने मोल है? क्योंकि तुम्हारे पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम का मतलब, अब बताओ आंसर क्या आ गया?
1 मोल CO2 मिल गई। कितने मोल? तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितनी मिल जाएगी बोलो? 1 मोल। ये सामने मैंने इसीलिए लिखा, ये दूसरा स्टेप आपका 1 मोल। और बच्चों 1 मोल का वॉल्यूम, ये मोल आ गया। इधर देखो, ये जो 1 मोल है आप यहां रख दो, 1 मोल है, मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो क्या आ गया बोलो? क्या आ गया? वॉल्यूम एट एसटीपी। और वैसे ही याद है अब तो तुमको कि वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर होता है। ठीक है, वैसे ही याद है कि नहीं? तो कितना सिंपल तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो धीरे धीरे हैबिट बनाना है। तो पहली स्टेप रिएक्शन लिखना। इधर देखो सब लोग, फिर से लिख रहे हैं तो पहले लिख ही लें। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाए ऐसा कभी, ध्यान से सुनना, और तुम्हें लग रहा हो कि यार ये तो रिएक्शन का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने का बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करिएगा, पहले रिएक्शन लिख लीजिए। रिएक्शन को क्या कर लिया बोलो? बैलेंस कर लिया है। बिना बैलेंस किए क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करने हैं। मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन बिना रिएक्शन बैलेंस किए सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो बच्चों आपने रिएक्शन बैलेंस कर ली। फिर क्या लिखा? इधर देखो सामने, फिर ये पढ़ा, ये देखिए 1 मोल से ये 1 मोल मैंने लिख भी दिया। फिर दिमाग लगाया कि तुम्हें तो इसका ग्राम दिया है, क्या इसका मोल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, देखिए निकाल सकते हैं। ठीक है, और 1 मोल आ गया तो वॉल्यूम कितना मिला कार्बन डाइऑक्साइड का? 1 मोल। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है बोलो? नंबर ऑफ मोल कितने मिले कार्बन डाइऑक्साइड के? 1 मोल। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? एकदम मालूम है, 22.4 लीटर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को ये नीट में पूछा गया है, और कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग है केमिस्ट्री। बायोलॉजी में सबके नंबर बराबर आते हैं, सबके नंबर बराबर है। किसी का एक क्वेश्चन गलती से गलत हो गया तो उसके नंबर कम हो गए, या किसी का एक क्वेश्चन गलती से सही हो गया तो उसका एक क्वेश्चन ज्यादा हो गया। बाकी मुझे जहां तक लगता है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से मेहनत की है, उनका बायोलॉजी में स्कोर ऑलमोस्ट सबका बराबर होता है। 1 या 2 क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा नहीं। फिजिक्स में बराबर रहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे बेस्ट है। जो जितना स्कोर केमिस्ट्री में करेगा उसके उतने मार्क्स बढ़ते जाएंगे। मैं सीधा मतलब नीट के मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिस्ट्री, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फिजिक्स, और ऑलमोस्ट कांस्टेंट आर है, वहां तो गैस कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर ऑल इन बायोलॉजी। मैं सिर्फ बता रहा हूं जितने भी स्कोर है सबसे ज्यादा केमिस्ट्री के कारण ही है, कितने भी। इसलिए, और फिर पढ़ाने वाला मैं हूं, चिंता की कोई बात ही नहीं। ठीक है, पूरी गारंटी 101%। 10-20 साल पुराना पेपर से उठा के आगे तक का, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक पढ़ाऊंगा, तब तक
एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी, ये गारंटी मेरी, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें ये गारंटी देने वाला का 100% गारंटी, 99 भी नहीं, 100, एक भी बाहर नहीं जाएगा, पूरी 100% गारंटी है। तो क्यों ना उसको तैयार कर लिया जाए जबरदस्त तरीके से और निकल जाएगा। और मैं तो कोई बुक सॉल्व करने के लिए नहीं बोलता, केवल एनसीईआरटी की हर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका काम 101% बना बनाया है। क्यों भागे इधर उधर जब जरूरत ही नहीं है भागने की। एनसीईआरटी कर डालना, पूरी मत छोड़ना, उसका एक एक क्वेश्चन कर डालना। नेक्स्ट है, जैसे अगर मान लो आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाए, इतना तो सबसे बन ही जाता है कि क्वेश्चन है 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम सोडियम react with excess of C2H5OH. Calculate the volume of H2 at STP. ये एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ध्यान देना। पहले खुद से सोचो, फिर मैं आपको ध्यान दिलवाऊंगा। ये नीट में आया है, ये बहुत सिंपल है और आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ क्वेश्चन। देखो इधर ध्यान देना, मैं 4 रोटियां खाता हूं। अब घर में चाहे 4 बने, चाहे 40 बने, चाहे 400 बने, 40 बनी तो मेरे लिए एक्सेस है, 4 बनी तो नहीं, ठीक है। 4 मतलब 4 चाहिए मुझे, 4 से 5 भी नहीं चाहिए। आप 40 बनाओ, चाहे 400 बनाओ, चाहे 4000 बनाओ, मुझे। अब आपको वही चीज एक्सेस दिया, यहाँ पर ये एक्सेस दिया। अरे भैया कितना ही भी ले लो, वो जितना लगेगा उतना ही लगेगा, उतना ही रिएक्ट करेगा, बाकी पड़ा रहेगा। तो ध्यान देना, 23 ग्राम सोडियम। तो सबसे पहले पहला स्टेप है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम। बताइए कितने? 23 ग्राम दिया, यहां क्या लिखूं मैं नीचे? 23 क्या है? एटॉमिक मास, क्योंकि यार सोडियम तो एटम है ना, तो एटॉमिक मास यूज करेंगे। NaOH नहीं दिया है, Na अकेला दिया है, तो 23 आ गया बच्चों 1 मोल, ये 1 मोल आ गया। ये पहली बात। दूसरी बात, अब रिएक्ट विथ इथाइल अल्कोहल, इधर देखो, ये C2H5OH इसका सोडियम से रिएक्शन हुआ बच्चों, इसका तो तुमने एक ही मोल है तुम्हारे पास, देखो ये एक ही मोल है, और ये आपने ले लिया एक्सेस में,
तो मैंने आपको बताया अगर मैं 4 रोटियां खा रहा हूं, बाकी एक्सेस में पड़ी है, कोई मतलब नहीं, तो ये सोडियम का 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? यहाँ देखिए ये H है, एसिडिक, ये रिएक्शन यहाँ होता है और ये बन जाएगा C2H5ONA। बोलो कितने लगे? 1। ये 1 से ये 1 रिएक्ट किया है, दिया एक्सेस में आपको 2 मोल, 4 मोल, 6 मोल, 8 मोल कितना भी दें, लेकिन रिएक्ट 1 से केवल कितना करेगा? 1। ये एक्सेस में ये 2 मोल दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, 10 दे दें, कितना भी दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्ट तो कितना करना है बेटा? 1। तो हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं। ये बन गया 1 मोल से इसका 1 मोल। और अब यहाँ पर क्या है, ये H निकल गया, ऐसा नहीं लिखेंगे, कैसा लिखेंगे? H2। अब बताओ, एक H है इसमें, तो यहां पर आप हाफ H2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हाफ H2 इक्वल टू 1H। समझ आ गया? ये H बैलेंस हो गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आधा मोल ऑक्सीजन। तो बच्चों इसके 1 मोल रिएक्ट करने से ये आधा मोल हाइड्रोजन आपको मिल गई। समझ आ गया? आप H नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। क्या बनता है? हाइड्रोजन H2। तो H2 में अगर आप ये 2 ले लोगे तो ये 2 लेने पड़ेंगे, ठीक है, तब आप 1 मोल लिख सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप हाफ मोल कर दोगे तो 2 इंटू हाफ हो गया 1। ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। रिएक्शन को बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी पहला ही स्टेप है। रिएक्शन अगर है तो उसको बैलेंस ही करना है। आंसर आ गया कितना? और आपको पूछा है वॉल्यूम एट एसटीपी। आप बोलो आधे मोल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? याद समझ आ गया? अरे भाई 1 मोल का वॉल्यूम कितना? मोल के नीचे क्या लिख दिया? आपका मोल का वैल्यू होता है 20.4, तो आधे मोल का कितना हो जाएगा? 11.4 लीटर। ये क्वेश्चन पूछा, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। आ गया सबको समझ में? तुम लोग को आया कि नहीं समझ में सबको? यस सर। यस सर। तो ये मोल कंसेप्ट धीरे धीरे आपको समझ आने लगा, बहुत सिंपल है। तो जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या करना है हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में? सबसे पहले मोल की बात करना, मोल से नंबर ऑफ एटम्स, मोल से ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल से ही वॉल्यूम और मोल से ही सारी चीजों की बात आगे करना, ठीक है। पहले मोल निकाल लेना, क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी रिएक्शन, तो अब मोल कंसेप्ट क्या है? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशन समझ आ गया। अब मोल कंसेप्ट, जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया था, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ये मोल कंसेप्ट से सॉल्व किया। मतलब मोलों का कैलकुलेशन यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना मोल कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपने अभी पूरा मोल कंसेप्ट ही पढ़ा कि भाई 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, दिमाग लगाया, 1 मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल में कितने, ये मोल कंसेप्ट का है। सीधा सा आप पैसे लेके जाओ बाजार, सामान लो, और जो तुम कैलकुलेशन कर रहे हो
वही का वही कैलकुलेशन, मोलों का कैलकुलेशन, पैसे और सामान का जो कैलकुलेशन है वही है, बिल्कुल से कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो जब भी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना हो किसी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना है। तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना, ये पहली बात है। फिर रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री रीड करना, रिएक्शन बैलेंस करना, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री रीड करके उसके नीचे लिख लेना। ठीक है, और फिर 5 फार्मूले जो आपको लगाए हैं मोल के, आज दिए मैंने 4 या 5, ठीक है, उनको यूज करना। जो पूछा जाए, ये नंबर ऑफ पार्टिकल अपान एवोगैड्रो नंबर, वेट अपान एटॉमिक वेट, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम एट एसटीपी अपान 22.4 लीटर, ये 4 फार्मूले आपको दिए, इनका यूज करना और आंसर ले आना। बस यही मोल कंसेप्ट की खास बात है। बस सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, और फिर स्टोइकियोमेट्री रीड करना। स्टोइकियोमेट्री मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल CaO और 1 मोल CO2, जो आपको पूछा जाए वो आप लिख लो। आई बात समझ में कि नहीं सबको अच्छे से? तो बस आज यहीं पर अपन फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इक्विवेलेंट समझाऊंगा कल वाली में, ठीक, और फिर कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन करेंगे। अभी कॉम्बिनेशन में कर भी नहीं सकते, अभी तो सिंपल सी बात पहले समझ लेंगे। अच्छे से आ गया समझ में आज का? चलिए रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।